हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और एक बात याद रखिए, इस चैनल पर सटीक जानकारी दी जाती है। जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और एग्ज़ाम में जिनके आने की संभावनाएं अधिक होती हैं, वही प्रश्न का सेट यहाँ बनाया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा है मौर्य साम्राज्य, सम्राट अशोक। इसके ऊपर मैंने 90 प्रश्न बनाए हैं और ये 90 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये 2 सेट में मैंने कंप्लीट किया है वीडियो। 1 से 45 प्रश्न जो हैं वो पहला वीडियो में है और आज जो है 46 से 90 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको पूरी सीरीज़ देखनी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ से एक एक करके वीडियो देख लीजिए। फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। याद रखिए, सक्सेस उसी को मिलती है जो सही दिशा में सटीक जानकारी के साथ पढ़ाई करता है। जो लोग फालतू की पढ़ाई करते हैं, फालतू के विषय पढ़ते हैं, फालतू के टॉपिक पढ़ते हैं, उनसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग और महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण टॉपिक, उनके ऊपर आपको सीरीज़ मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अशोक किस युग में आते हैं? लौह युग, मध्य का, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत। तो इसका सही आंसर है प्राचीन भारत। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारत। सम्राट अशोक प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक हैं। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? धर्मांतरण कराना, सामाजिक एकता लाना, युद्ध नीति सिखाना, कर बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिक एकता लाना। व्याख्या देखते हैं। सामाजिक एकता लाना। अशोक चाहते थे कि सभी धर्मों में सहिष्णुता, सामाजिक समरसता बनी रहे। अगला प्रश्न, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दशरथ, बृहद्रथ, कुणाल, शालिशुक। सही उत्तर है बृहदत्त। व्याख्या देखते हैं। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो व्याख्या मैं इसलिए लाता हूँ ताकि अदर प्रश्न भी व्याख्या से कवर हो जाए और एक सटीक जानकारी आपको मिल जाए। सटीक जानकारी ही सही दिशा में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। अगला प्रश्न, अशोक का काल किस शताब्दी में आता है? पहली ईसा पूर्व, दूसरी ईसा पूर्व, तीसरी ईसा पूर्व या चौथी ईसा पूर्व? तो इनका सही आंसर है तीसरी ईसा पूर्व। व्याख्या देखते हैं। तीसरी ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल 3rd सेंचुरी BCE में था, लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, अशोक के समय किसने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संपादन किया था? उपगुप्त, अश्वघोष, मोगलीपुत्र तिस्स, राहुल। तो इसका सही आंसर है मोगलीपुत्र तिस्स। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बौद्ध सभा तीसरी अशोक ने करवाई थी, जो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। ये बात याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। मोगलीपुत्र तिस्स ने तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता की और ग्रंथों का संपादन किया। तो यहाँ पे ग्रंथों का संपादन कौन सी बौद्ध सभा में हुआ था? तो तीसरी बौद्ध सभा में हुआ था, जो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक ने करवाई थी और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स। अगला प्रश्न, अशोक की कौन सी नीति आधुनिक धर्मनिरपेक्षता से मिलती जुलती है? युद्ध नीति, धम्म नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति। इसका आंसर होगा बी, धम्म नीति। क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपनी नीति जो है धम्म नीति के अनुसार अपने साम्राज्य को चलाया। तो धम्म नीति इनकी धर्म निरपेक्षता से मिलती जुलती है, क्योंकि ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी को बराबर समझते थे
और इनका उद्देश्य था अहिंसा न करना। तो व्याख्या देखते हैं। धम्मनीति। अशोक की धम्मनीति सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर की बात करती है, जो आज के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत से मेल खाती है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न, अशोक ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद हिंसा का त्याग किया था? कलिंग युद्ध, मगध युद्ध, तक्षशिला युद्ध, अवंती युद्ध। तो इसका सही आंसर है सही आंसर है कलिंग युद्ध, ऑप्शन है। और ये अशोक ने सिर्फ पहला और आखिरी युद्ध कलिंग युद्ध ही लड़ा था, और कोई युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने कलिंग युद्ध से पहले जो पहली सफलता मिली थी, वो पहली सफलता थी तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था। तो उनके पिताजी बिंदुसार थे, उन्होंने इनको भेजा था विद्रोह को समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए। तो उनको ये सफलता मिल गई थी, वो कोई युद्ध नहीं था। युद्ध इन्होंने एक ही लड़ा है, वो कलिंग का युद्ध है। व्याख्या देखते हैं। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की भयावहता देखकर अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने शासनकाल को किस माध्यम से जनता तक पहुंचाया? सैनिक, पंडित, शिलालेख व स्तंभ या पुस्तक? तो इसका सही आंसर है सी, शिलालेख व स्तंभ के द्वारा अपना जो भी इनके संदेश थे वो अशोक शिलालेख या अभिलेख के जरिए जनता तक पहुंचाते थे। व्याख्या देखते हैं। शिलालेख व स्तंभ। अशोक ने अपने आदेश शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाकर दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अशोक के शासनकाल में सक्रिय थी? मंत्री परिषद, धर्म महामात्य, न्याय सभा, सैनिक दल? तो इसका सही आंसर है बी, धर्म महामात्य। अब ये धर्म महामात्य होते क्या हैं? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे। उन अधिकारियों को धर्म महामात्य कहा जाता था, जिनका कार्य सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। तो इस तरीके से एक संस्था बन गई थी, एक ग्रुप बन गया था इन्हीं अधिकारियों का। तो ये संस्था अशोक के शासनकाल में सक्रिय थी। व्याख्या देखते हैं। धर्म महामात्य अशोक की विशेष संस्था थी जो धम्म का प्रचार करती थी, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करती थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार किस महाद्वीप तक हुआ? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर है एशिया। व्याख्या देखते हैं। एशिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक करवाया। अगला प्रश्न, प्रियदर्शी उपनाम का क्या अर्थ है? देवताओं का प्रिय, युद्ध प्रिय, सुंदर दृष्टि वाला, साहसी? तो इसका सही आंसर है सुंदर दृष्टि वाला, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। सुंदर दृष्टि वाला। व्याख्या, प्रियदर्शी का अर्थ है सुंदर देखने वाला या सौम्य स्वभाव वाला। अशोक ने यही उपाधि प्रयोग की। अगला प्रश्न, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, विदिशा, पाटलिपुत्र, उज्जैन? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र थी। तो इसका सही आंसर है सी, पाटलिपुत्र। व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको आज हम लोग पटना बोलते हैं, और पटना बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने किस नीति को अपनाया? युद्ध नीति, धम्म नीति, कर नीति, आर्थिक नीति? तो युद्ध नीति तो छोड़ दी थी कलिंग युद्ध के बाद, तो उन्होंने अपनाया है धम्म नीति, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद अपनी शासन की नीति जो नीति का चयन किया वो धम्म नीति था। तो सही आंसर है बी, धम्म नीति। व्याख्या देखते हैं। धम्म नीति। अशोक ने धम्म नामक नैतिक नीति अपनाई, जिसमें अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता को महत्व दिया। अगला प्रश्न, अशोक किस बौद्ध ग्रंथ में धम्माशोक कहलाते हैं? महावंश, दीपवंश, जातक, ललित, विस्तार? तो इसका सही आंसर है महावंश। महावंश में अशोक को धम्माशोक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखते हैं। महावंश। श्रीलंका के महावंश ग्रंथ में अशोक को धम्माशोक, यानी कि धम्म का अनुयायी अशोक कहा गया है। तो ये महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, और ये कहाँ का ग्रंथ है? श्रीलंका का। ठीक है। अगला प्रश्न,
अशोक ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को प्राथमिकता दी? हीनयान, महायान, ब्रजयान, थेरवाद। तो इसका सही आंसर है हीनयान। व्याख्या देखते हैं। हीनयान। अशोक के समय में हीनयान शाखा प्रचलित थी जो बुद्ध को एक शिक्षक मानती थी, यानी कि बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं वही हीनयान फॉलो करती है। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग धर्म के लिए किया गया? नीति, यज्ञ, धम्म, आस्था। तो इसका सही आंसर है धम्म, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। धम्म। अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग धर्म या नैतिकता के अर्थ में किया। अगला प्रश्न, अशोक के अनुसार एक सच्चे अनुयायी को क्या करना चाहिए? केवल ध्यान, कर चुकाना, माता पिता की सेवा, सच्चाई और अहिंसा। और डी, यात्रा करना। तो सही आंसर है सी, माता पिता की सेवा, सच्चाई और अहिंसा, क्योंकि अशोक अहिंसा को अपना चुके थे, हिंसा छोड़ चुके थे। तो इसका आंसर सी है। व्याख्या देखते हैं। माता पिता की सेवा, सच्चाई, अहिंसा। व्याख्या, अशोक के धम्म में ये नैतिक मूल्य प्रमुख थे। अगला प्रश्न, किस देश में अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म फैलाया? नेपाल, चीन, श्रीलंका, जापान। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका, क्योंकि सभी को पता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो इसका आंसर सी सही है, श्रीलंका। व्याख्या देखते हैं। श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा। अगला प्रश्न, किस स्थान पर अशोक का शिलालेख समुद्र के समीप स्थित है? जौनागढ़, उज्जैन, सांची, मेरठ। जौनागढ़ का शिलालेख समुद्र के समीप स्थित है। व्याख्या देखते हैं। जौनागढ़। गुजरात के जौनागढ़ में अशोक का शिलालेख पाया गया जो समुद्र के पास है। तो ये जौनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। ये शिलालेख कहाँ मिला था? गुजरात में। गुजरात में समुद्र लगा हुआ है, तो ये समुद्र के आसपास था। अगला प्रश्न, अशोक के किस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था? मेरठ स्तंभ, दिल्ली टोपरा स्तंभ, लुबनी स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। तो इसका सही आंसर है दिल्ली टोपरा स्तंभ। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ। टोपरा स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। यह अब फिरोज शाह कोटला में स्थित है। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ नहीं था? त्रिपिटक, महायान सूत्र, विनय पिटक, सुत्त पिटक। तो इसका सही आंसर है महायान सूत्र। व्याख्या देखते हैं। महायान सूत्र। महायान सूत्र अशोक के बाद के काल में आए, यानी कि ये ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, अशोक की धार्मिक नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? बलपूर्वक धर्मांतरण, धार्मिक सहिष्णुता, कट्टर बौद्ध प्रचार, केवल यज्ञ। तो बलपूर्वक धर्मांतरण को मानते नहीं थे अशोक तो अहिंसा और सहिष्णुता, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान, ये उनकी नीति में था। तो इसका सही आंसर होगा धार्मिक सहिष्णुता, आंसर बी। व्याख्या देखते हैं। धार्मिक सहिष्णुता। अशोक सभी धर्मों का सम्मान करते थे, यही उनकी नीति की विशेषता थी। अगला प्रश्न, अशोक के किस स्तंभ पर धर्म विजय की बात कही गई? दिल्ली, सारनाथ, गिरनार, मेरठ। तो ये गिरनार का स्तंभ है, इसमें धर्म विजय की बात कही गई थी। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। व्याख्या देखते हैं। गिरनार शिलालेख में अशोक ने कहा कि धर्म की विजय ही सच्ची विजय है। अगला प्रश्न, अशोक के बाद मौर्य वंश के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा? विदेशी आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, प्राकृतिक आपदा, प्रजा का विद्रोह। इसका सही आंसर है बी, कमजोर उत्तराधिकारी। व्याख्या देखते हैं। कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक के बाद कोई भी उत्तराधिकारी प्रभावशाली नहीं रहा, जिससे मौर्य साम्राज्य गिर गया, यानी कि पतन हो गया, खत्म हो गया। अगला प्रश्न, अशोक का शासनकाल किसके लिए प्रेरणा स्रोत बना? गुप्त वंश,
मुगल सम्राट, आधुनिक भारत, सभी उपरोक्त। तो इसका आंसर होगा सभी उपरोक्त। व्याख्या देखते हैं, सभी उपरोक्त। अशोक की नीतियाँ अहिंसा और धर्म निरपेक्षता सभी युगों में प्रेरणा रही हैं। अगला प्रश्न, अशोक का औपचारिक राजाभिषेक कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व या 232 ईसा पूर्व? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। तो बचे 273 और 269। तो 269 इसका सही आंसर है। इनका रियल में यानी कि औपचारिक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। व्याख्या देखते हैं, 269 ईसा पूर्व। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सत्ता संभाली। अब देखिए व्याख्या से जानकारी क्या मिलती है कि अशोक ने सत्ता कब संभाली, तो 273 में संभाली, लेकिन एक सत्ता संभालने के बाद राज्याभिषेक होता है वो 269 में हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की कुल अनुमानित संख्या क्या है? 13, 25, 33, 50? तो इसका अशोक के शिलालेखों की संख्या लगभग 33 है। तो सही आंसर सी है। व्याख्या देखते हैं, अशोक के लगभग 33 प्रमुख शिलालेख हैं जिनमें धर्म, नीति, शांति आदि की बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, अशोक के दरबार में मोगली पुत्र तिस्य कौन थे? सेनापति, धार्मिक गुरु, बौद्ध भिक्षु व सभा अध्यक्ष, कवि? तो तीसरी बौद्ध सभा जब हुई थी तो उस सभा का अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे। तो इसका मतलब इसका आंसर सी, बौद्ध भिक्षु व सभा अध्यक्ष सही है। बौद्ध भिक्षु व सभा अध्यक्ष। मोगली पुत्र तिस्य तीसरी बौद्ध संगत के अध्यक्ष थे और अशोक के धार्मिक सलाहकार थे। बराबर की गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित की गई थी? तो बराबर की गुफाएं किसने बनवाई थी? सम्राट अशोक ने बनवाई थी। और ये किसको दे दी गई थी? तो ऑप्शन दिए हैं बौद्ध, जैन, वैदिक, आजीवक। तो आजीवक संप्रदाय को अशोक ने बराबर की गुफाएं दे दी थी। तो इसका आंसर डी है। व्याख्या देखते हैं, आजीवक। अशोक ने बिहार की बराबर गुफाएं आजीवक संप्रदाय को समर्पित की थीं। तो देखिए व्याख्या से एक प्रश्न बनता है कि बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? तो बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? बिहार में हैं। और ये किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। और ये किसको समर्पित कर दी गई थी? तो आजीवक संप्रदाय था उसको दे दी गई थी। आजीवक संप्रदाय को समर्पित कर दी गई थी। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में समुद्र पार के देशों को बौद्ध धर्म प्रचार का उल्लेख है? 7वां, 13वां, 11वां या 12वां? तो 13वां शिलालेख है, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। तो आंसर बी सही है, 13वां। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की त्रासदी और विदेशी देशों को धर्म प्रचार का जिक्र किया है। अशोक ने धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया है। ये जानकारी इस शिलालेख में लिखी हुई है। तो ये कौन सा शिलालेख है? ये 13वां शिलालेख है। अगला प्रश्न, अशोक के किस स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था? सारनाथ, मेरठ, टोपरा, कौशाम्बी? तो टोपरा स्तंभ जो है शिलालेख है, तो फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लाए थे। और आजकल ये फिरोज शाह कोटला में स्थित है। व्याख्या देखते हैं, टोपरा हरियाणा के टोपरा से स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह कोटला लाया था। तो अब यहाँ से एक जानकारी मिलती है, टोपरा स्तंभ कहाँ मिला था? तो हरियाणा में मिला था। अगला प्रश्न, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश में लिखे गए हैं? भारत, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका, क्योंकि दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका में लिखे गए हैं। ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। व्याख्या देखते हैं, श्रीलंका। दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ हैं जो श्रीलंका में रचे गए थे और अशोक की जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न, अशोक के समय किस विदेशी राजा को
बौद्ध संदेश भेजा गया था? सीजर, अलेक्जेंडर, एंटियोकस द्वितीय, हेरोड। तो इसका सही आंसर है एंटियोकस द्वितीय, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। एंटियोकस द्वितीय, अशोक ने एंटियोकस द्वितीय, सीरिया का शासक था ये, एंटियोकस द्वितीय को बौद्ध धर्म का संदेश भेजा था। अशोक ने धम्म के कितने प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर है 7, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। 7, अशोक ने धम्म नीति में 7 नैतिक नियम बताए थे, और ये 7 नैतिक नियम क्या हैं इनको याद कर लीजिए। सत्य, दया, संयम, माता पिता की सेवा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं। अहिंसा 5 हो जाएंगे। तो यही है अशोक के 7 नैतिक नियम हैं। अगला प्रश्न, धम्म योगी शब्द अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? सांची, जौनागढ़ अभिलेख, दिल्ली या सतगांव अभिलेख। तो इसका सही आंसर है जौनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी। अब एक बात और याद कर लीजिए, जौनागढ़ अभिलेख ये स्तंभ कहाँ मिला था? ये गुजरात में मिला था। अगर पूछा जाए समुद्र के समीप कौन सा स्तंभ था, तो ये जौनागढ़ का स्तंभ है जो समुद्र के आसपास था। बाकी जो स्तंभ मिले हैं वो दूर दराज हैं। कुल कितने स्तंभ मिले हैं? लगभग 33। व्याख्या देखते हैं। जौनागढ़ अभिलेख शिलालेख में धम्म योगी शब्द आया है, और इसका मतलब होता है धर्म में लगे हुए व्यक्ति। अगला प्रश्न, अशोक की किस नीति में युद्ध नहीं बल्कि नैतिक जीत को महत्व दिया गया? नीति शासन, विजय नीति, धर्म विजय नीति, उत्तराधिकार नीति। तो इसका सही आंसर है धर्म विजय नीति, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। धर्म विजय नीति। व्याख्या, अशोक के अनुसार सबसे बड़ी जीत धर्म विजय है जो नैतिकता और अहिंसा से होती है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। व्याख्या देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर अशोक के अभिलेखों को दुनिया के सामने लाया। तो ये जो उन्होंने अभिलेख पढ़े होंगे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख पढ़े होंगे। तो ये अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अगला प्रश्न, अशोक का जन्म किस स्थान पर माना जाता है? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलीग्राम। तो ये प्रश्न का उत्तर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र, कई प्रमाणों के अनुसार अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। कई प्रमाणों से ऐसा पता चलता है। अगला प्रश्न, अशोक के काल में लंका का सम्राट कौन था जिसे बौद्ध धर्म का संदेश भेजा गया? विजय, देवानापी तिस्स, बुद्धदत्त, चूलभद्र। तो इसका सही आंसर है देवानापी तिस्स, श्रीलंका का राजा था। व्याख्या देखते हैं। देवानापी तिस्स, श्रीलंका के राजा देवानापी तिस्स ने अशोक के पुत्र महेंद्र से बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अगला प्रश्न, अशोक का नाम किस शिलालेख में पहली बार स्पष्ट रूप से मिलता है? लुम्बिनी, मास्की, जौनागढ़, सारनाथ। तो मास्की शिलालेख है, ये आंसर सही है। इसी शिलालेख में पहली बार स्पष्ट रूप से मिलता है अशोक का नाम। व्याख्या देखते हैं। मास्की शिलालेख में पहली बार अशोक नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है। अगला प्रश्न, अशोक का पुत्र कुणाल किस क्षेत्र का गवर्नर था? उज्जैन, तक्षशिला, सांची, विदिशा। तो सही आंसर है तक्षशिला, आंसर बी। व्याख्या देखते हैं। तक्षशिला, अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला का शासक नियुक्त किया था। अशोक की धम्म नीति का सबसे बड़ा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? सैनिक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, सामान्य जनता या राज परिवार। तो राजा सही हो, सभी धर्मों का सम्मान करे,
तो जनता पर प्रभाव अधिक पड़ता है। तो इसका आंसर है सामान्य जनता, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। सामान्य जनता। धम्म नीति आम जनता को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती थी। अगला प्रश्न, अशोक का शासनकाल किस ऐतिहासिक युग की श्रेणी में आता है? वैदिक युग, गुप्त युग, मौर्य युग, मध्यकालीन युग। तो इसका आंसर है मौर्य युग, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। मौर्य युग। अशोक मौर्य वंश के शासक थे और उनका शासन मौर्य युग का स्वर्णकाल था। अब एक प्रश्न है कि अशोक मौर्य वंश के चौथे नंबर पर राजा बने थे, यानी किस नंबर पर राजा थे? दूसरे राजा थे, चौथे राजा थे, तीसरे थे या पांचवें राजा थे? तो आप लोग अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट में कीजिए कि मौर्य वंश में अशोक कितने नंबर के राजा थे। प्रश्न, किस गुफा पर अशोक के अभिलेख खुदे हुए मिले? अजंता, एलोरा, बराबर, भीम बेटका। तो उसका सही आंसर है बराबर की गुफाएं, जो बिहार में है, अशोक ने बनवाई थी और आजीवक संप्रदाय को समर्पित कर दी थी। व्याख्या देखते हैं। बराबर की गुफाएं। बराबर गुफाओं पर आजीवकों के लिए बनवाए गए शिलालेख मिलते हैं। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के लोगों को अशोक ने यवन कहा है? अशोक ने कौन से देश के लोगों को यवन कहा है? मिस्र, यूनान, अरब, चीन। तो इसका सही आंसर है यूनान। अशोक ने यूनान के लोगों को यवन कहा। व्याख्या देखते हैं। यूनान। व्याख्या, यवन शब्द से यूनानी ग्रीक लोगों को दर्शाया गया है जिसके पास अशोक ने धर्मदूत भेजे। तो यहाँ पे 90 प्रश्न कंप्लीट होते हैं मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये 90 प्रश्न 2 वीडियो में हैं। पहले वीडियो में 1 से 45 हैं और इस वाले वीडियो में 46 से 90 तक हैं। तो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा और इसी तरीके से आपको हर विषय पर जो भी सिलेबस में है उस पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के सेट मिलेंगे और व्याख्या के साथ मिलेंगे, ताकि आपको सटीक जानकारी मिल जाए और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। 90% से ऊपर अंक आना अनिवार्य हैं, तभी जॉब में वैकेंसी जो निकलेंगी उनमें नाम आपका आ पाएगा। 90% से ऊपर रहना चाहिए। तो इस तरीके से तैयारी करें, फालतू के प्रश्न या फालतू के विषय ना पढ़ें। कामयाब वही होता है जो सटीक जानकारी के साथ सही दिशा में तैयारी करता है, तो परीक्षा में उसके सबसे ज़्यादा अंक आते हैं। और जब फालतू की तैयारी करता है, फालतू के विषय पढ़ता है, फालतू के प्रश्न में अपना टाइम बर्बाद करता है, तो कभी भी एग्ज़ाम में उसके बढ़िया मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगले टॉपिक के लिए, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, कल आपको मिल जाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।